नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आज आपको ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। संविधान वह जीवन पद्धति है जिसे कोई राज्य अपने लिए चुनता है, किंतु यह जीवन पद्धति राज्य की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक व धार्मिक परिस्थितियों द्वारा तय होती है। क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, अतः यह स्वाभाविक है कि अलग अलग राज्यों के संविधान भी अलग अलग होते हैं। इस रूप में प्रत्येक संविधान स्वयं में अनूठा होता है। विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप ब्रिटेन में जो संविधान अपनाया गया है उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ब्रिटेन के संविधान के बारे में। सबसे प्राचीन संविधान यानी जो ब्रिटेन का संविधान है दोस्तों, वह विश्व में सबसे प्राचीन संविधान है। ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है। इसकी अनेक संस्थाएं तो हजारों वर्ष पुरानी हैं। राजतंत्र और प्रिवी काउंसिल आदि कुछ ऐसी ही प्राचीन संस्थाएं हैं। यह संविधान इतना प्राचीन है कि हम यह निश्चयपूर्ण भी नहीं कह सकते कि यह कब बना था। वस्तुतः ब्रिटिश संविधान एक निश्चित समय पर नहीं बना, बल्कि यह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। निसंदेह इसके विकास में सैकड़ों वर्ष लगे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे भारत का संविधान लगभग एक ही समय पर बन गया था, यानी और अमेरिका का संविधान भी ऐसे ही बन गया था। अमेरिका का संविधान लगभग 1789 में बना था। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है इसका कोई निश्चित समय नहीं है। यह लगभग इसका कोई समय काल नहीं है। यह ऐतिहासिक विकास का परिणाम, यानी यह धीरे धीरे बना है। सेकंड है अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान विश्व का एकमात्र लिखित संविधान है, यानी विश्व में जितने भी देश, लगभग सभी देशों का संविधान लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटिश संविधान आवश्यक रूप से एक ऐसा प्रलेख नहीं है जिसका एक एक अंश लिपिबद्ध हो। वस्तुतः इसमें अभिसमय प्रथाओं और प्रचलनों के रूप में अलिखित अंश की बहुलता है। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश संविधान एक निश्चित एवं क्रमबद्ध प्रलेख नहीं है, बल्कि यह अभिसमय प्रथाओं एवं परंपराओं पर आधारित है। इस संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है। अलिखित होने के कारण ही टोकविले थे, यानी डी टोकविले थे, उन्होंने इसके बारे में कहा है ब्रिटिश संविधान का यथार्थ में अस्तित्व में नहीं है। जो ब्रिटिश संविधान है उसका जो यथार्थ है वह अस्तित्व में ही नहीं है। अगला है विकसित संविधान। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संविधानों की भांति ब्रिटेन के संविधान का निर्माण किसी विशेष समय में नहीं किया गया, बल्कि यह निरंतर विकास का परिणाम है। इसको अपना वर्तमान रूप ग्रहण करने में अनेक शताब्दियां लगी। ब्रिटेन ने एक राज्य के रूप में अपनी यात्रा निरंकुश तंत्र से प्रारंभ की थी, जो धीरे धीरे अपने को बदलते हुई परिस्थितियों में ढालता चला गया और अंततः एक लोकतंत्र राज्य में परिणत हो गया। यानी यह धीरे धीरे ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यह एक समय पर नहीं बना। ब्रिटेन के संविधान के विषय में वुडरो विल्सन है,
का यह कथन उल्लेखनीय है। जो वुडरो विल्सन थे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे दोस्तों। इन्होंने इंग्लैंड के संविधान के बारे में कहा है। इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास की ये विशेषता है कि राजनीतिक संगठनों का विकास, जो राजनीतिक संगठन है दोस्तों, इनका विकास लगातार होता रहा है और इसकी यह निरंतरता प्राचीनता से अब तक अविच्छिन्न बनी रही है। जो वुडरो विल्सन थे, उन्होंने क्या कहा था, जो इंग्लैंड का संविधान है उसकी एक विशेषता थी, जो राजनीतिक संगठन है ब्रिटेन में, उनका लगातार विकास होता रहा है और यह प्राचीनता से भी अब तक इसका विकास होने ही लग रहा दोस्तों। वस्तुतः यह एक ऐसी नदी है जो परिस्थितियों के अनुरूप अपना बहाव बदलती रहती है, यानी यहाँ का संविधान बदलता रहता है दोस्तों। अगला है नमनीय संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि इसका नमनीय होना। अब इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। यह संविधान इस दृष्टि से नमनीय है कि इसमें संसद साधारण बहुमत से कभी भी और कोई भी संशोधन कर सकती है, यानी कभी भी और कोई भी संशोधन कर सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, संशोधन के विषय में ब्रिटेन में साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों में संशोधन एक ही प्रकार के बहुमत से होते हैं। हमारे भारत में दोस्तों जो साधारण कानून है और संवैधानिक कानून है, उनमें बहुमत अलग अलग होता है दोस्तों, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। यहाँ संवैधानिक कानून में संशोधन करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया के अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। फिर व्यवहार में ब्रिटिश संविधान कठोर ही है, क्योंकि ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और सुस्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं ने संविधान में संशोधन का कार्य कठिन बना दिया है। ब्रिटेन में यह परंपरा पड़ गई है कि तब तक संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जाता जब तक कि आम चुनाव में उस विषय पर जनमत प्राप्त नहीं की गई हो, यानी वहाँ संशोधन बहुत ही कम होते दोस्तों, क्योंकि वहाँ के लोग रूढ़िवादी हैं। जब ज़्यादा ही आवश्यकता होती है तब ही वहाँ पर संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट है एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन क्षेत्र की दृष्टि से एक सुगठित इकाई है, शायद इसलिए ही यहाँ एकात्मक शासन अपनाया गया है। अमेरिका और भारत की तरह ब्रिटेन राज्यों का संघ नहीं है, बल्कि इसका संपूर्ण क्षेत्र एक ही राज्य है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार शासन करती है और समस्त देश के लिए अकेली संसद कानून बनाती है। हमारे तो राज्यों का अलग से कानून बनाती है दोस्तों और सेंटर का अलग से कानून होता है, लेकिन ब्रिटेन में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही यानी वहाँ की संसद ही कानून बनाती है। यद्यपि प्रशासन की सुविधा के लिए राज्यों को स्थानीय प्रशासन इकाइयों में विभक्त किया गया है और इन इकाइयों की विधि निर्माण की शक्ति भी प्रदान की गई है, किंतु यह शक्ति इनको संविधान द्वारा नहीं बल्कि सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इसी नाते सरकार जब चाहे इनसे वापस ले सकती है। वस्तुतः इन प्रशासनिक इकाइयों का अस्तित्व ही सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, अतः वह चाहे इनको समाप्त कर सकती है, यानी जब चाहे वह इनको समाप्त कर सकती है। जो एक स्थानीय शासन इकाई उन पर सरकार का ही नियंत्रण है दोस्तों, संसद का कोई नियंत्रण नहीं है। अगला है संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक
शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ब्रिटेन के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है संसदात्मक शासन प्रणाली। यहाँ दो प्रकार के कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं, एक होता है नाम मात्र अध्यक्ष और एक होता है वास्तविक अध्यक्ष। यहाँ वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री, नाम मात्र के कार्यपालिका अध्यक्ष अर्थात सम्राट की शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी वहाँ पर नाम मात्र का अध्यक्ष है जो कार्यपालिका का, वह है सम्राट है दोस्तों। जैसे हमारे भारत में नाम मात्र का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, और असली शक्तियाँ किसके पास है, पीएम के पास है, प्रधानमंत्री के पास है। और वहाँ पर भी प्रधानमंत्री के पास ही वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। इसके साथ ही यहाँ कार्यपालिका के सदस्य संसद में से लिए जाते हैं और वे अपने कार्यों व नीतियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात यह मंत्री परिषद तब तक ही अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद का अस्तित्व संसद की इच्छा पर निर्भर होता है। इसी कारण ब्रिटेन में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित माना जाता है। अगला है दोस्तों संसद की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। ब्रिटेन के संविधान की एक मूलभूत विशेषता है संसद का प्रभुत्व संपन्न होना। ब्रिटेन में संसद की शक्तियों पर कोई सीमाएं नहीं हैं। एकात्मक राज्य होने के कारण संसद ही एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है और किसी भी कानून का निर्माण साधारण बहुमत से कर सकती है। संसद की कानून निर्माण की इस शक्ति पर संविधान भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि लचीला संविधान होने के कारण संसद इस साधारण बहुमत से संशोधन करने के लिए अधिकृत है। वस्तुतः ब्रिटेन के संविधान का लिखित क्या है दोस्तों, लिखित देख लेता हूँ एक बारी दोस्तों। जो ब्रिटेन का संविधान है लिखित अंश संसद द्वारा ही निर्मित है। यानी जो लिखित अंश है वह संसद द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और भारत की तरह ब्रिटेन में संसद द्वारा निर्मित कानून को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसी न्यायालय को प्रदान नहीं की गई। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को लक्ष्य करते हुए डी लोब कहते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। डी लोब संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। यानी ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्चता प्रदान की गई है दोस्तों। संसद ही वहाँ पर कानून निर्माण करती है और उसमें न्यायालय जो कानून बना दिया वह न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती दोस्तों उसके कानून को, यानी वह संविधान के विरुद्ध ही होगा। अगला है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ब्रिटिश संविधान की विशिष्टता है सिद्धांत और व्यवहार में व्यापक अंतर होना। यद्यपि अनेक संविधानों में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर देखने को मिल जाता है, किंतु जितना व्यापक अंतर ब्रिटिश संविधान में देखने को मिलता है उतना व्यापक अंतर किसी अन्य संविधान में नहीं पाया जाता। इस विषय में मुनरो का यह कथन उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश संसद शासन में जो कुछ दिखाई देता है, जो मुनरो थे दोस्तों उन्होंने कहा था जो ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता वह वास्तव में नहीं है और जो है वह दिखाई नहीं देता। किसने कहा था? मुनरो ने।
इस अंतर का मुख्य कारण ब्रिटिश संविधान का अभिसिमयों, प्रथाओं और प्रचलनों पर आधारित है। संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश सम्राट में सभी शक्तियाँ निहित है, यानी ब्रिटिश सम्राट है उसमें सभी शक्तियाँ निहित है। वह सभी कानूनों का स्रोत है, जो वहाँ के कानून हो वही उसका स्रोत है। और शासन के सभी कार्य, जो शासन के सभी कार्य उसी के नाम पर किए जाते हैं। यहाँ तक कि विरोधी पक्ष भी सम्राट का वफादार विरोधी पक्ष है, किंतु व्यवहार में वह एक ऐसी स्वर्णिम शून्य अथवा रबड़ की मोहर है जिसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। यहाँ तक कि यदि मंत्री परिषद उसकी मौत का आदेश भी जारी कर दे तो वह उस पर भी अपने हस्ताक्षर कर देता है। इसी प्रकार सिद्धांत में संसद संप्रभुत्व संपन्न संस्था है, किंतु व्यवहार में इस पर मंत्री परिषद का अंकुश लगा हुआ है। इस अंतर को लक्ष्य करते हुए ओग ने ठीक ही लिखा है। ग्रेट ब्रिटेन का शासन सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र, रूप में सीमित राजतंत्र और वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक गणराज्य है। जो ओग थे दोस्तों, उन्होंने लिखा था ग्रेट ब्रिटेन का शासन जो सिद्धांत में निरंकुश लगता है और रूप में सीमित राजतंत्र और वास्तव में वहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी वहाँ पर जो सभी शक्तियाँ हैं किसके पास हैं? मंत्री परिषद के पास। अगला है दोस्तों मिश्रित शासन प्रणाली। कुछ लेखक ब्रिटिश संविधान को राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण मानते हैं, यानी वहाँ पर राजतंत्र और लोकतंत्र और कुलीन तंत्र का मिश्रण मानते हैं। जो विद्वान इसे मिश्रित शासन प्रणाली मानते हैं वे सम्राट को राजतंत्र का, लॉर्ड सभा को कुलीन तंत्र का और कॉमन सभा को लोकतंत्र का प्रतीक समझते हैं, किंतु इनका ऐसा मानना एक सीमा तक ही सही है, क्योंकि अब सम्राट राजतंत्र का प्रतीक नहीं रह गया है। अब वह शक्तिहीन है, यानी वहाँ पर राजतंत्र नहीं है, लेकिन दिखावा मात्र है और मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। इसी प्रकार लॉर्ड सभा भी अब कुलीन तंत्र का प्रतीक नहीं है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ बहुत सीमित कर दी गई हैं, जिसके कारण उसकी भूमिका नगण्य हो गई है। वस्तुतः ब्रिटेन एक लोकतंत्र व्यवस्था ही है, यद्यपि राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अवशेष इनमें अभी भी विद्यमान है। नेक्स्ट है दोस्तों विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि विधि का शासन। वस्तुतः यह सभ्य समाज को ब्रिटेन की एक प्रमुख देन है। विधि के शासन से अभिप्राय यह है कि ग्रेट ब्रिटेन में शासन का संचालन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से नहीं बल्कि विधि के द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में ब्रिटेन में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, क्योंकि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है और सभी कानून के अधीन है, यानी कानून ही वहाँ पर सर्वमान्य है, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। इस विषय में फ्रांस का संविधान ब्रिटिश संविधान के एकदम विपरीत है। वहाँ सरकारी कर्मचारियों और साधारण नागरिकों के लिए अलग अलग प्रकार के कानूनों और न्यायालयों की स्थापना की गई है। अलग अलग न्यायालयों की स्थापना की गई है। वेड एवं फिलिप ने कानून के शासन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि विधि के शासन का अर्थ विधि का शासन यह अर्थ है कि शासन शक्तियों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा और नागरिक अपने शासन की मनमानी इच्छा का शिकार नहीं होंगे। विधि के शासन
को और अधिक स्पष्ट करते हुए डाइसी ने इसके 3 अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ है किसी भी व्यक्ति को यदि वह स्थापित कानून का उल्लंघन करने पर ही दंड दिया जाना, किसी भी व्यक्ति का कानून से ऊपर न होना। ब्रिटेन में संवैधानिक कानूनों का नागरिक अधिकारों का स्रोत नहीं बल्कि परिणाम होना, यानी वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाता है और किसी को कानून से ऊपर नहीं माना जाता। और जो संवैधानिक कानून है और जो नागरिक अधिकारों का स्रोत नहीं है, जो ब्रिटेन में संवैधानिक कानूनों का नागरिक अधिकारों का स्रोत नहीं बल्कि परिणाम ही होना। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों सीमित शक्ति पृथक्करण, लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी शक्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू का मत था कि ब्रिटेन में शासन शक्तियों को एक दूसरे से अलग किया गया है। यह सत्य भी है क्योंकि यहाँ शासन के तीनों अंगों को अलग अलग शक्तियाँ प्रदान की गई है, किंतु फिर भी इस सिद्धांत को यहाँ पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया क्योंकि वैधानिक और कार्यपालिका शक्तियों को मंत्रिपरिषद में केंद्रित करके इनको एक दूसरे से मिला दिया गया है। ब्रिटेन में विद्यमान संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद न केवल अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है बल्कि वह विधि निर्माण के कार्यों में भी भाग लेती है। इसके बावजूद भी ब्रिटेन में न्यायपालिका को न्यायिक शक्तियाँ सौंपते हुए इसे विधानपालिका और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखा गया है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के इस सीमित क्रियान्वयन के संदर्भ में ओग ने ठीक ही लिखा है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का एक सीमा तक ही प्रयोग किया गया है। इसका वास्तविक प्रचलन केवल न्यायपालिका के संबंध में ही है। ये ध्यान में रखना दोस्तों, जो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू, शक्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक। अगला है दोस्तों द्विदलीय प्रणाली, बाई पार्टी सिस्टम। ब्रिटेन में द्विदलीय शासन प्रणाली पाई जाती है, अर्थात यहाँ 2 प्रमुख राजनीतिक दल ही पाए जाते हैं, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि यहाँ केवल 2 ही राजनीतिक दल हैं। वस्तुतः यहाँ राजनीतिक दल तो कई विद्यमान हैं, किंतु प्रभुत्व 2 राजनीतिक दल का ही है। ब्रिटेन के दलीय इतिहास पर दृष्टि डालने से यही तथ्य सामने आता है कि यह सदैव 2 दलों का ही वर्चस्व रहा है। प्रारंभ में हिंग एवं टोरी दल था, यानी शुरू में हिंग और टोरी दल था, बाद में उदार और अनुदार दल, और वर्तमान में अनुदार और श्रमिक दलों की गिनती प्रभावशाली दलों में की जाती है। यानी शासन कभी अनुदार दल का जाता और कभी श्रमिक दल का। इन 2 दलों में से एक दल सत्तारूढ़ रहता है और जबकि दूसरा दल विपक्ष की भूमिका निभाता है। यहाँ मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने पर विरोधी दल के नेता को सरकार का गठन करने के लिए, जो सरकार है उसका गठन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली के सफल होने का प्रमुख श्रेय स्वस्थ द्वि प्रणाली को ही कहा जाता है दोस्तों। ये हमने जो ब्रिटेन के संविधान की विशेषता थी दोस्तों, उसके बारे में पढ़ा कि वहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं और वह कितनी महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, आप उनके आंसर
कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यही है कि सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है, और दूसरा क्वेश्चन यह है कि विश्व में एकमात्र अलिखित संविधान किस देश का है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इन क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन और बता ही दे दिएगा दोस्तों, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है। जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत था दोस्तों, उसका प्रतिपादक किसे कहा गया है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, दूसरा ऑप्शन है अरस्तू, तीसरा ऑप्शन है वुडरो विल्सन और चौथा ऑप्शन है मुनरो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।